आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। कोएंजाइम होता क्या है? कोएंजाइम एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा दोस्त है जो सोए हुए दोस्त को जगाता है। बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B1 से लेकर के आगे तक जितने भी पार्ट्स हैं ये कैसे कोएंजाइम का काम करते होंगे। इसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। भारत में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के CBC कराने पर आप देखेंगे प्लेटलेट्स की कमी है। इसी तरीके से फैट सॉल्युबल विटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K का नाम हमें पता होना चाहिए। नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में और यहाँ पर हम पहली शुरुआत करेंगे B कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मकसद है किस तरीके से क्लिनिकली हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटेशन रख सकें और चीज़ों को सिंप्लीफाइड करते हुए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझ सकें। इतना ही नहीं, एक पेशेंट को देखते समय एक डॉक्टर के नज़र से पेशेंट को कैसे देखना होता है, किस तरीके से हम उसके भीतर डिफिशिएंसी सिम्टम्स को विटामिन्स की किस डिफिशिएंसी से कोरिलेट किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कैसे क्लिनिकली हम इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे, केस स्टडीज़ क्या होंगी, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। इसमें मैंने अलग अलग लेवल पर हाथ से बनाए हुए इमेजेस का इस्तेमाल किया। कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट से कनेक्ट रखा जा सके। तो चलिए देखते हैं विटामिन्स, और वो भी विटामिन्स कौन सा, बी कॉम्प्लेक्सेस, जो कि कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। अब आप जानते हैं कोएंजाइम होता क्या है। कोएंजाइम एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा दोस्त है जो सोए हुए दोस्त को जगाता है। जैसे आप देखें, रियल में एंजाइम का जो मेन पार्ट होता है प्रोटीन का बना हुआ, वो होता है एपोएंजाइम। एंजाइम का जो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एपोएंजाइम होता है, लेकिन वो एपोएंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कोएंजाइम के तौर पर काम करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1, B2, B3, इस तरीके से जितने भी विटामिन्स हैं ये कहीं ना कहीं को फैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं, को एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं, माफ़ कीजिएगा, को एंजाइम्स के तौर पर ये काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है, पूरे के पूरे जो एपोएंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का, जो इनएक्टिव पड़ा हुआ था। तो इनएक्टिव को एक्टिवेट करता है कौन, को एंजाइम। एक नॉन प्रोटीनेशियस प्रोटीन पोर्शन होता है जो विटामिन बी का पार्ट है, जिसका यही रोल होता है कि वो प्रोटीन के पोर्शन को एक्टिवेट करा दे। और जब ऐसा होता है तो कंप्लीट एंजाइम एक्टिव हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में कई बार कुछ मिनरल आयंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। को फैक्टर के तौर पर कई सारे आयंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कैल्शियम आयंस हैं, कॉपर आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं। तो वो को फैक्टर के रूप में एक छोटा सा हिस्सा इसका बनाते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। जब ऐसा हो जाता है तभी कैटालिटिक साइट पर जा कर के कोई आने वाला सबस्ट्रेट जुड़ता है, कैटालिटिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। पूरी की पूरी होलो एंजाइम यानी कंप्लीट एंजाइम की संरचना में कौन कौन से पार्ट हैं? पार्ट 1 है एपोएंजाइम, पार्ट 2 है को एंजाइम, पार्ट 3 है को फैक्टर। इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने आज आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B1 से लेकर के आगे तक जितने भी पार्ट्स हैं ये कैसे कोएंजाइम का काम करते होंगे। तो विटामिन B1, इसका नाम थायामिन है, जिसके बारे में अभी हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कोएंजाइम के रूप में जब काम करता है तो ये पायरोफॉस्फेट के रूप में काम करता है। थायामिन पायरोफॉस्फेट के रूप में इसका एक्शन होता है। इसका केवल एक रूप हमारे पास कोएंजाइम के तौर पर देखा गया है। जब आप विटामिन B2 की बात करते हैं, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, यह दो रूप में, टू फॉर्म्स में कोएंजाइम का काम करता है, FAD और FMN। कैसे काम करता है इसके बारे में आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही जो फॉर्म हैं ये आमतौर पर कोएंजाइम के तौर पर बहुत ही टाइटली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से इसे जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोएंजाइम बहुत ही टाइटली एपोएंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो उसे एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। आप देखेंगे ये डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेटिव
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के साथ इसका इंपॉर्टेंस होता है। मतलब ये कि ये डिहाइड्रोजनेशन भी करेगा, साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी करता है। तो इसका जो मेन काम है विटामिन B3 का, जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ ये अपना ऑक्सीडेशन का काम करेगा वो हाइड्रोजन हटा करके करेगा। अब केमिस्ट्री की समझ होगी तो आपको पता है हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जहाँ जहाँ भी ये हाइड्रोजन को हटाता है वहाँ वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से निकालने का काम करता है। यह NAD+ और NADP+ के रूप में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ दर्शाता है। इसका नाम क्या है? नियासिन है। आपको पता होना चाहिए NADP+ के रूप में ये बहुत सारे सिंथेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है विटामिन B3। इसके बारे में आगे हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं विटामिन B5 की ओर, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये को एंजाइम A के रूप में अपनी एक्टिविटीज़ दर्शाता है। कैसे? जब हम आगे चलेंगे तो आपके साथ बात करेंगे। विटामिन B6 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ट्रांस एमिनेशन कराता है। ट्रांस एमिनेशन तो 6 को सेक्स से याद करें तो ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसजेंडर होते हैं ना, सेक्स के फॉर्म में ट्रांसजेंडर होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये कई सारे काम करता है विटामिन B6। अभी नहीं याद हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम एक बार और प्रयास करेंगे। जब हम विटामिन B6 को आपके साथ डिटेल में लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर हम आपको दोबारा बताएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम है पैराडॉक्सिन और ये पैराडॉक्सल फास्फेट के रूप में ये अपना एक्टिव पार्ट दर्शाता है एज ए को एंजाइम। इसके और भी पार्ट हैं और भी फॉर्म हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है वो पैराडॉक्सल फास्फेट है। और एक बहुत ही शानदार सी बात है जिसको आगे हम आपके साथ एक बार और डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये जो पैराडॉक्सल फास्फेट के रूप में विटामिन B6 पाया जाता है, इसका 80% पार्ट हमारे मसल्स में पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के आसपास अपना एक्शन दर्शाता है। आपको पता है मसल्स को आमतौर पर बहुत सारा काम करना होता है और हम जब ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज करते हैं तो उस समय विटामिन B6 का इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो वहाँ पर मसल्स में 80% हमारा विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B7 जो कि बायोटिन है, ये बायोसाइटिन के रूप में अपना एक्टिविटीज़ दर्शाता है और इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसका काम है कार्बोक्सिलेशन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के रूप में काम करने का। तो B3 और B6 किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करते हैं, जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना होता है और जहाँ भी ऐड करना होता है वो B7 के द्वारा याद करना चाहिए। तो आप B3 और B6 कैसे याद करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और ये कार्बोक्सिलेशन करता है, उल्टा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा देगा। तो ये दोनों निकालते हैं और ये ऐड करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि ये दोनों ही अगर डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो कैसे इनके बीच में अंतर कर पाएंगे? तो आगे हम बात करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नहीं कई बार बात करेंगे। तो B3 वाला जो है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, यानी ऑक्सीडेशन के दौरान ये हाइड्रोजन भी हटाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालेगा। तो ये हाइड्रोजन को भी रिमूव कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कराता है, और इसका मेन काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराने का। तो इस तरीके से B3 और B6 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं विटामिन B9 फोलिक एसिड। भारत में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के CBC कराने पर आप देखेंगे प्लेटलेट्स की कमी है। बहुत ही जनरल वे में आपने देखा होगा, इस समय डेंगू का सीज़न है, इससे पहले कोरोना के टाइम पर अगर आप CBC करा रहे होंगे तो बहुत सारे भारतीयों का जो प्लेटलेट काउंट है वो 90, 1,10,000 या 1,20,30,000 के आसपास है। ये सारी कमियां भारतीय लोगों में फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से है। आप जानते हैं फोलिक एसिड का सोर्स क्या है? इसका सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके बारे में आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि भारतीयों में जो CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट्स की कमी जो नज़र आती है वो कहीं ना कहीं डाइटरी डिफिशिएंसी फोलिक एसिड की होने की वजह से ऐसा मिल रहा है। तो एज ए डॉक्टर हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स या फोलिक एसिड के सोर्सेज
फूड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें ताकि उनके प्लेटलेट काउंट्स मेंटेन रहें। हालांकि फोलिक एसिड बहुत सारे वाइटल फंक्शन दर्शाता है, सेल डिवीजन कराता है। आप देखेंगे आरबीसी की सिंथेसिस, प्लेटलेट्स को बनाने का काम, डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम, ये सारी जिम्मेदारी इसी फोलिक एसिड की होती है, जिसके बारे में आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये एक कोएंजाइम के रूप में टेट्राहाइड्रोफोलेट के रूप में अपना काम दर्शाता है। आप देखेंगे विटामिन B12 ये कोबैलामीन के रूप में अपनी एक्टिविटीज़ दर्शाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का क्या रोल है एज ए कोएंजाइम। आपको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी। इसी तरीके से फैट सॉल्युबल विटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का नाम हमें पता होना चाहिए। चूँकि ये फैट सॉल्युबल है, जाहिर सी बात है बॉडी में ये एक्सेस अमाउंट में रह सकते हैं। बॉडी में ये अगर एक्यूमुलेट हो जाएं, अगर हमने फूड सोर्सेज के तौर पर इसको ज़्यादा ले लिया, जैसे बहुत सारे लोगों को यूट्यूब से पढ़ करके विटामिन डी की कमी का पता चल जाता है, तो वो कोलिकैल्सिफेरॉल के कैप्सूल्स ज़्यादा लेने लगते हैं। तो इसके कारण विटामिन डी की एक्सेस हो सकती है, जिसके कारण टॉक्सिसिटी उनके बॉडी में डेवलप हो सकता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर के साथ ऐसा देखा गया है। कहने का मतलब यह है कि टॉक्सिसिटी जो विटामिन के एक्सेस अमाउंट की वजह से जो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लेवल पर देखने को मिलती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विटामिन है जो कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो कोएंजाइम के रूप में काम कर सकता है वो विटामिन के है। ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे विटामिन B1 की, थायमिन की हम आपके साथ बात करेंगे।